बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 11। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है सो डैट द वेक्टर 2i+3j, ये जो वेक्टर दे रखा है ना 2i+3j, और ये जो xi+yj आर इक्वल। ये तो बस ऐसे ओरल क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो 2i वेक्टर 2i कैप+3j कैप, ये जो वेक्टर है और ये जो xi कैप+yj कैप, ये वेक्टर इक्वल है, तो हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट बताया था ना, फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या बोला था कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है और अगर वो दोनों वेक्टर्स इक्वल है तो क्या होता है कि आई कैप का कंपोनेंट और जे कैप का कंपोनेंट ये भी इक्वल होता है। मतलब आई कैप का कंपोनेंट और जे कैप का कंपोनेंट अगर इक्वल होगा तो फिर दोनों वेक्टर क्या होगा, आपस में इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है कि दोनों वेक्टर इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एंड वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है i कैप+2j कैप। मतलब ए वेक्टर क्या गिवन है, i कैप+2j कैप, एंड बी वेक्टर क्या गिवन है, बी वेक्टर गिवन है 2i कैप+j कैप। सबसे पहले बोल रहा है क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो सबसे पहले बात कि वेक्टर ए जो है वो नहीं इक्वल है वेक्टर बी के। क्यों नहीं इक्वल है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल होता तो वेक्टर ए के आई कैप का कंपोनेंट और वेक्टर बी के आई कैप का कंपोनेंट क्या होता है, इक्वल होता। बट यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो डिफरेंट है, तो नहीं इक्वल है। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया कि वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। अब अगर हम लोग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर आई कैप का कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का कंपोनेंट क्या है तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5। फिर अगर मैं बोलूँ कि वेक्टर बी का हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, आई कैप का कंपोनेंट क्या है तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया √5। तो कहने का मतलब है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट वेक्टर इक्वल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। मान लो ये वेक्टर ए है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाए 4 यूनिट। मान लो कि एक वेक्टर भी है हमारे पास 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, ये हमारे पास वेक्टर भी हो गया। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 4 यूनिट्स। तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्यों, अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं, बट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें बोल रहा है इफ द पोजिशन वेक्टर ए ऑफ ए पॉइंट 12, is such that magnitude of a vector is equals to 13, then find the value of a। बोल क्या रहा है कि ये जो पॉइंट दे रखा है ना, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, और ए का मैग्नीट्यूड क्या है 13, तो बोल रहा है इनका वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या बोला है कि एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए वेक्टर क्या हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 12i कैप+nj कैप। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 13, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है हमारे पास गिवन है 13, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, रूट अंडर आई कैप का क्या है कंपोनेंट 12, इसका स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का कंपोनेंट क्या एन, उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 13। तो ये हो गया बच्चे 144 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों साइड हमारे पास 13 हो गया, दोनों साइड हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 144 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169।
तो यहाँ से हमें एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 169 माइनस 144। तो एन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा हमें 25। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू क्या मिल गई ±5। बस यही आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए दे रखा है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर है, हुज टिप इज 1, -3। मतलब क्या है कि कोई पॉइंट है 1, -3, इस 1, -3 के करॉस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, क्या बोला है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। इफ ए हैज कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -1, 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या दे रखा है कि हमारा जो मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या हमारा ओरिजिन है और कोई ये पॉइंट ए है, इसका क्या दे रखा है ए पॉइंट नहीं है। मान लो कोई ये पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 1, -3। तो ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ना ये ओपी वेक्टर, ये किसके इक्वल है ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1 में आई कैप लगा दो और -3 में जे कैप लगा दो। अब क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी किसके इक्वल हो ए के इक्वल हो। अब हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमने क्या किया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया हमने x, y, ठीक है। इफ़ ए हैज़ अ कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, मान लिया कि इसको यहाँ पे मान लिया -1, 5, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो क्या बोल रहा है ए बी किसके इक्वल है ए वेक्टर के, मतलब कि ए बी ए वेक्टर के इक्वल है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा फिगर को सही बनाने के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो बी पॉइंट का तो हमें कोऑर्डिनेट ही निकालना है जिसको हमने एक्स वाई माना। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -1, 5। और ये जो ए बी वेक्टर बन रहा है ना ये ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर किसके इक्वल है ए वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, इसीलिए मैंने क्या किया डायग्राम को ऐसे बना लिया। अब ए बी वेक्टर क्या होता है, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है माइनस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1, आई कैप लगा दिया। फिर क्या होगा बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या वाई माइनस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या 5, जे कैप लगा दिया। तो ए बी वेक्टर हमें क्या मिला x+1 आई कैप प्लस क्या मिला y -5 जे कैप। अब ये ए बी वेक्टर किसके इक्वल है इस वेक्टर के ए वेक्टर के इक्वल है। तो गिवन तो यही है ना ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिला x+1 आई कैप प्लस y-5 जे कैप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप -3 जे कैप। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड का ये वेक्टर और ये राइट हैंड साइड का ये वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है तो फिर क्या होगा आई कैप का कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या x+1, राइट हैंड साइड में आई कैप का कंपोनेंट क्या 1, ये आपस में इक्वल होंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जे कैप का कंपोनेंट क्या y-5 और राइट हैंड साइड में जे कैप का कंपोनेंट क्या -3, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 0 और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो गया 5 - 3 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से y का वैल्यू 2। तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना था x, y, तो ये किसके इक्वल हो गया 0, 2। बस हो गई कहानी ख़त्म, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो क्या क्या हो इस वेक्टर के पैरेलल हो, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो कि हमने इस वेक्टर को क्या बोल दिया -3 आई कैप +4 जे कैप। इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है।
तो क्या होता है, ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हमारे पास -3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर क्या होगा, -3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन क्या हो गया 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो हमें क्या मिल गया -3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। बच्चों ये जो वेक्टर है ना, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो किसके पैरेलल होगा, इस वेक्टर के। कहने का मतलब है कि अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, क्या हमारे पास -3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसके पैरेलल जो एक यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है जो इस ए वेक्टर के पैरेलल है। क्या हो गया ए कैप, तो ए कैप क्या होगा, ये होगा -3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, यही बोला जा रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी का है। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं ना, उन सारे यूनिट वेक्टर्स को लिखो। मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे समझ लो कि हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई प्लेन पे कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो बोला है कि उन सारे इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स को लिखो। देखो एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में, ये सारे ऐसे करके कितने यूनिट वेक्टर्स होंगे, इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स होंगे, ये सब यूनिट वेक्टर है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर मैंने एक यूनिट वेक्टर ये लिया और एक यूनिट वेक्टर को यहाँ रखा, तो ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, ये दोनों सेम यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रही है बात। यूनिट वेक्टर बोलने का क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो सभी वेक्टर्स का 1 है और इन इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ये दो अलग अलग यूनिट वेक्टर नहीं है, ये एक सेम यूनिट वेक्टर है। हाँ, ऐसे एक डायरेक्शन ले लिया तो फिर ये जो यूनिट वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर, ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब एक वेक्टर यूनिट वेक्टर हमने ऐसे ले लिया, दूसरे यूनिट वेक्टर को ऐसे ले लिया, तीसरे को हमने यहाँ पे ले लिया, चौथे को हमने यहाँ पे ले लिया, और ये सभी अगर पैरेलल है तो ये 4 यूनिट वेक्टर नहीं है, 4 डिफरेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, ये सेम वेक्टर है। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है ना आपको कि वेक्टर का पोजीशन या पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना वेक्टर का, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो बोल रहा है कि जितने भी इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स होंगे ना एक्स वाई प्लेन पे, वो सारे इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या कि तुम इसको ऐसे देखो, हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब ये एक यूनिट वेक्टर है, मान लो कि इस पे हमने कोई एक रैंडम पॉइंट भी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। यूनिट सर्कल है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-1। हमने कोई पॉइंट P उठा लिया जिसके कोऑर्डिनेट को x, y बोल दिया। ठीक है, इसको ओरिजिन से हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने P पॉइंट उठा लिया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है ना, इसको हमने थीटा बोल दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, इसको हमने क्या बोल दिया L बोल दिया या M बोल दिया। ये हमारा ओरिजिन है। अब ये बताओ तुम, ये OM क्या होगा, OM का लेंथ क्या होगा x होगा, और ये PM क्या होगा y होगा। तो इन ट्रायंगल इसमें हम चलते हैं, इन ट्रायंगल OMP वी हैव क्या हो जाएगा बताओ, OP²। इसमें cos थीटा अप्लाई करते हैं, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा OM/OP। तो OM क्या मिलेगा हमें,
ओपी कॉस थीटा। ओपी क्या है हमारा, ओपी तो ये रेडियस है ना सर्कल का, तो ये तो 1 है, तो ओ एम का वैल्यू क्या मिल गया हमें, कॉस थीटा। अब ये ओ एम है क्या, ओ एम जो है हमारा ये तो इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, कॉस थीटा। फिर अब इसमें आ जाओ, साइन थीटा क्या होगा, इसी सेम ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या होगा ये पी एम अपॉन ओ पी। तो अगर यहाँ से हम पी एम की बात करें तो पी एम क्या हो जाएगा, ओ पी साइन थीटा। फिर ये ओ पी क्या है, ओ पी का तो मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये साइन थीटा। और ये पी एम है क्या, इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये साइन थीटा। ठीक है ना, तो पी पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाल लिया, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये ओ पी वेक्टर को हमने मान लो बोल दिया आर वेक्टर, क्या बोल दिया हमने, आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को तुम कैसे लिख सकते हो, मैंने क्या बोला था कि एक्स वाई प्लेन पर कोई भी पॉइंट हो, दुनिया का कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर हो, उसके अगर तुमने एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा दिया और वाई कोऑर्डिनेट पे अगर तुमने जे कैप लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये आर वेक्टर जो है हमारा, ये क्या है, ओपी वेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये ओपी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं थीटा को वेरी कराऊं, मतलब थीटा को वेरी कराऊं 0 से 2 पाई, अगर मैं थीटा को वेरी कराऊं 0 से 2 पाई, तो जितने भी सर्कल है ना, मतलब जितने भी यूनिट वेक्टर्स है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, जितने भी यूनिट वेक्टर्स है वो सभी आ जाएंगे 0 से 2 पाई अगर मैं वेरी कराऊं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है, क्या है, यही हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे तुम ऐसे समझो ना इसको, एक बार थोड़ा सा फिर से दोबारा ध्यान से देखो कि इसको थोड़े से मैं ऐसे बनाता हूँ कि हमारा एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, क्या हमारा एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, इसको तुम ऐसे देखो, हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया। ठीक है, एक यूनिट सर्कल ले लिया इसको हमने। अब तुम ऐसे देखो, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब तुम इसमें ऐसे ध्यान दो कि इसके सरकमफ्रेंस पर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसके लिए मान लो ये पी डैश है, इसके लिए मान लो कि थीटा का वैल्यू पाई/4 होगा, तो एक यूनिट सर्कल आ जाएगा। अगर यहाँ पे ना तुम थीटा की जगह पाई/4 डालोगे ना, तो ये ओ पी डैश यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये मान लो कि हमारा ऐसे करके हमने एक वेक्टर ले लिया, ये अगर मान लो कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई/6 है, 30 डिग्री है, तो ये पी ओ पी वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर तुम थीटा की जगह दोनों साइड पाई/6 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा यूनिट वेक्टर ओ पी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कितने यूनिट वेक्टर बन जाएंगे इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, अगर तुम पॉइंट लोगे तो ऐसे करके कितने यूनिट वेक्टर्स बन जाएंगे, इन्फानाइट यूनिट वेक्टर्स बन जाएंगे। ये सभी यूनिट वेक्टर है, इन्फानाइट। अब भी किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये वाला भी तो यूनिट सर्कल है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये वाला यूनिट सर्कल तो आया नहीं। तो मैंने फिर आपको बोला कि इस ओपी वेक्टर को देखो, ये यूनिट सर्कल को देखो, और ये यूनिट सर्कल बोल रहा हूँ, इस यूनिट वेक्टर को देखो, इस यूनिट वेक्टर को देखो बच्चे, ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम है। ये बिकॉज इस यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, और देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अब फिर कोई बोलेगा कि ये वाला यूनिट वेक्टर नहीं आया, ये वाला यूनिट वेक्टर नहीं आया, ये कहाँ चला गया, तो ये यूनिट वेक्टर यहाँ आ गया ना। देखो इसका दोनों का डायरेक्शन सेम है, यूनिट वेक्टर है तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है हमारे पास, 1 यूनिट है। तो इस ओ पी डैश को वेक्टर को यहाँ पे रखो, चाहे उठा के यहाँ पे रख दो, तो वेक्टर नहीं चेंज होगा। ये फ्री वेक्टर्स है, वेक्टर्स चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना वेक्टर का, ये सभी जितने भी इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं ना, ऐसे ऐसे करके सभी इनफाइनाइट वेक्टर्स आ गए यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में ले लो,
वो सभी वेक्टर आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात आ रही होगी समझ में क्या बोला जा रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, ये देख लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है ना डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ क्या होता है नीचे, ईस्ट क्या होता है राइट हैंड साइड पे, और वेस्ट क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक गर्ल जो है वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट मूव करती है। कहाँ, 4 किलोमीटर। कितनी यूनिट मूव करती है, 4 किलोमीटर। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो गर्ल है वो ओरिजिन से स्टार्ट करती है और 4 किलोमीटर वो मूव करती है टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब कि ये वेस्ट ऐसे करके वो 4 किलोमीटर मूव की, यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। अब बात को सुनो, फिर वो 3 किलोमीटर अगेन मूव करती है, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जहाँ पे ये स्टॉप किया है ना, वहाँ पे फिर तुम क्या कर लो, ऐसे करके डायरेक्शन बना लो। तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब उसे मूव क्या करना है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो याद करो मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसे डायरेक्शन हो ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे 30 डिग्री। ईस्ट से नॉर्थ नहीं जाएंगे 30 डिग्री, नॉर्थ से उल्टा पड़ते हैं, नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे 30 डिग्री। तो ये नॉर्थ है और ये हमारा इस डायरेक्शन में ईस्ट है, तो यहाँ से 30 डिग्री मूव करेंगे और कितने किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि ये 3 किलोमीटर है और यहाँ पे ये गर्ल जो है रुक गई, और ये हमारा क्या है, 4 किलोमीटर। इसको हमने पॉइंट ए मान लिया। स्टॉप कहाँ पे की, वो पॉइंट बी पर। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। जहाँ पे गर्ल रुकी ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया हमने, एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट। गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करो फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो उसका इनिशियल पॉइंट है ना डिपार्चर का, वहाँ से गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो क्या कर सकते हैं ये बताओ। ये हमारा क्या है, ये हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हमने क्या किया कि बी पॉइंट से ना इस ओ ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया कि ये जो हमारा पॉइंट है ये एल पॉइंट है, ऐसे बोल दिया। तो अब तुम बताओ, इन ट्रायंगल हम इस पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए एल बी, इसमें हम ना कॉस लगाते हैं। तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एल क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 60 डिग्री। तो ए एल का वैल्यू क्या हुआ, ए बी का वैल्यू क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड तो 3 किलोमीटर है, तो 3 cos 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, सॉरी 1/2। तो ये क्या मिल गया हमें, 3/2। तो ए एल क्या मिला हमें, 3/2। अब ए एल यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो क्या मिला हमें, 3/2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 किलोमीटर है। तो हमारा ये जो ओ एल क्या मिलेगा, ये ओ एल, ये क्या मिलेगा, ओ एल को मैं लिख सकता हूँ ओ ए माइनस ए एल। ओ ए तो 4 है और ए एल क्या हमारे पास 3/2। तो क्या होगा, 8 - 3 क्या होगा, 5/2। तो ये हमें क्या मिल गया, ओ एल मिल गया। ठीक है, ओ एल का वैल्यू मिल गया 5/2। अब फिर इसी ट्रायंगल में ना साइन थीटा लगाओ। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या, बी एल, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए बी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बी एल क्या हो जाएगा, बी एल हो जाएगा ए बी साइन 60 डिग्री। अब ए बी क्या हमारे पास का मैग्नीट्यूड क्या है, 3, साइन 60 डिग्री का क्या होता है, √3/2। तो ये क्या हो गया, 3 √3/2। ठीक है,
अब एक चीज़ को ध्यान में रखो कि ये जो हमें मिला है ना 5/2, ये क्या मिला है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, बट हमने डायरेक्शन क्या लिया है? हमने इसे ओरिजिन माना है। तो ये जो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस होगा। और ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा। ये साउथ वाली डायरेक्शन क्या होगा, वाई डैश होगा। और वेस्ट वाली डायरेक्शन क्या होगा, एक्स डैश होगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी पॉइंट का तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज बी पॉइंट तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, -5/2। और वाई क्वाड्रेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, 3√3/2। तो हमें जिस पॉइंट पर वो गर्ल स्टॉप करती है उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया। ये बी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, इसी पे तो स्टॉप की थी। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल लेते हैं। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कैसे निकालेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करो, आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या करो, यही है ना, इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो यही गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि गर्ल जो है इनिशियल पॉइंट से वो कितने यूनिट के डिस्टेंस पर खड़ी है इनिशियल पॉइंट से, मतलब कि तुम्हें क्या बोला जा रहा है, ये इस ओबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ये गर्ल तो कहाँ से गई, पहले ओ से ए पर गई, फिर ए से बी पर गई, ऐसे गर्ल मूव की है। तो ये नहीं तुमसे पूछा जा रहा है। अब अगर पूछा जाए कि जो इनिशियल पॉइंट से है, जो गर्ल का फाइनल पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ओ बी वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का कंपोनेंट क्या, -5/2 उसका स्क्वायर प्लस क्या होगा, 3√3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, यह डिस्टेंस ऑफ गर्ल, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ गर्ल। जो गर्ल है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे वेक्टर का इन 3 डायमेंशन। अभी तक हमने क्या किया था, वेक्टर के कंपोनेंट्स पढ़े थे इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे जो था ना हमारा, ये जो हमारा टॉपिक था इन 2 डायमेंशन, ये देख लो, ये जो टॉपिक था इसमें क्या था, हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट पढ़े थे इन 2 डायमेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है फिर, ओके।